भारत में लॉकडाउन की वजह से रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी दर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की चेतावनी, नौकरियों में कटौती रही बरकरार तो मजदूरों पर और बढ़ेगा गरीबी का बोझ। प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई मुख्यमंत्रियों की सलाह, 3 महीने के बाद भी जारी रहे लॉकडाउन। पीएम बोले, सोच समझकर बनानी होगी रणनीति। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बीबीसी से कहा, जल्दी आ सकता है आर्थिक पैकेज। संक्रमण से उबरने के बाद काम पर लौटे ब्रिटिश पीएम ने कहा, चाहता हूं जल्दी पटरी पर लौटे अर्थव्यवस्था, लेकिन लॉकडाउन हटाकर खतरे में नहीं डालेंगे लोगों की जान। फ्रांस में बेरोजगारों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया अब तक का सबसे मेहनती राष्ट्रपति। कहा, कोरोना वायरस को कभी कम करके नहीं आंका। मीडिया को बताया अदृश्य दुश्मन। संक्रमण से अमेरिका में हुई है सबसे ज्यादा मौत। मामले 28,000 के पार हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 886 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद भी सोच समझकर रणनीति बनानी होगी। भूखे प्यासे और बिना यातायात के घर पहुंचना जिंदगी का सबसे कठिन दौर रहा होगा शायद। भारत के भीतर प्रवासी कामगारों की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा है और अधिकांश दिहाड़ी पर या छोटे समय के कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां करते हैं। आमदनी ठप हो जाने ने इनकी कमर तोड़ रखी है। 4-5 दिन हो गए बैठे हुए सर, खाने के लिए कुछ है नहीं है हमारे पास। हाँ। अब क्या करें भैया, भूखे मरते जा रहे हैं गाँव। अभी सुबह से भूखे। कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर जिला के। अनुमान है कि कोरोना वायरस के चलते घोषित हुए लॉकडाउन के बाद से करीब 10 करोड़ लोग रोजगार ठप होने से घरों में खाली बैठे हैं। यही हाल उन लोगों का है जो दसियों हजार लघु, छोटे और मध्यम उद्योग चलाते हैं। प्रोडक्शन बंद होने ने इन व्यापारों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। लॉकडाउन के बाद से फैक्ट्री की जरा भी आमदनी नहीं हुई है, जबकि बिजली, किराया और टैक्स वगैरह जैसे खर्च भी जारी हैं। हम वर्कर्स को अप्रैल महीने की पूरी सैलरी कैसे दे सकेंगे? इंडियन इकोनॉमी और उससे जुड़ा हुआ रोजगार का मसला जहां अपने को दोबारा से एक कमबैक करने की कोशिश में था, उसी दौरान एक नेशनल लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोगों में एंग्जाइटी बढ़ी है, एप्रीहेंशन बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि ये पीरियड जल्दी खत्म हो। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि कहीं ये खत्म होने का दौर बहुत लंबा न खिंच जाए। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से घोषित लॉकडाउन के पहले महीने में ही बेरोजगारी दर 3 गुना दिख रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगों और कॉर्पोरेट सेक्टर से अपने कर्मियों की नौकरियां बचाए रखने को भी कहा है। कुछ जानकारों को लगता है कि यह कठिन परिस्थितियों की शुरुआत भी हो सकती है। When the lockdown is phased out, the issue will become of getting back to normalcy. लॉकडाउन खत्म होने पर मसला फिर से सामान्य हालात में लौटने का होगा। जब अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा बंद पड़ा है तो बतौर अर्थशास्त्री ये मेरी समझ से परे है कि बेरोजगारी 15 या 20% बढ़ने की बात कैसे कही जा रही है। जब 60% अर्थव्यवस्था बंद है तो रोजगार है कहाँ? मुख्य चुनौती इसे पटरी पर वापस लाने की होगी। भारत के रोजगार लोगों में से करीब 1/3 या तो छोटे लघु उद्योगों से जुड़े हैं या दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब क्योंकि उन सभी की आजीविका देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी रहती है, इसलिए कोरोना वायरस लॉकडाउन की चोट भी गहरी लगी है। हालांकि सरकार ने मुफ्त अनाज, कुकिंग गैस और मजदूरों के खातों में पैसे से मदद करने की बात दोहराई है, लेकिन मौजूदा हालातों में इससे शायद ही फर्क पड़ेगा। कोरोना की वजह से आए लॉकडाउन का 1 महीना बीत चुका है। 3 मई तक अगला लॉकडाउन है। उसके आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। कोरोना का संकट कितनी दिन रहेगा किसी को पता नहीं। और हम आज मुंबई से उत्तर भारत की ओर नासिक से जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे थोड़े समय के लिए चल के आए और वहाँ पे आप जैसे चलिए आपको थोड़े दिन अंतराल के बाद कुछ ग्रुप्स दिखाई देंगे, कुछ जो इकट्ठा हैं अपने गांव के हैं, किसी एक ज़िले के हैं और वो चल पड़े हैं उत्तर भारत की ओर।
यहाँ से कानपुर चलते जाना, ऐसे जाना संभव है आपको लगता है? अभी क्या करेंगे, इधर कैसे बैठ के गुजारा होगा। और ये लॉकडाउन तो आप भी समझ रहे हैं कि अभी 1 महीना हो गया और ये 3 तारीख को खुलने वाला नहीं। और हम लोग को एक तो मजदूर आदमी, उसमें भी 8 बाई 8 के रूम में 6 लोग रहते हैं भाड़े से। 3 मई तक रुके बराबर है तो कैसे रुके? अभी तो पहले ही बता रहे हैं 4 हफ्ते और 5 हफ्ते बढ़ सकता है लॉकडाउन। अभी केसेस भी ज़्यादा बोल रहे हैं, बढ़ रहा है। अभी ये लॉकडाउन खोल देंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा। लोग सिर्फ चलते नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा और जाते हैं तो देखते हैं कि एक साइकिल लेके एक ग्रुप जो है वो जा रहा है। साइकिल से कहाँ पे जा रहे हो? लेकिन यूपी से जाएंगे। कहाँ पे? यूपी में इलाहाबाद। साइकिल से इलाहाबाद? इलाहाबाद। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे अरे सर क्या करेगा, खाने का नहीं है, क्या करूँ बताओ, भूखा मर गया हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? सर मैं भी यूपी जा रहा हूँ। साइकिल पे? जैसे साइकिल से करे क्या कर सर, खाने के लिए कुछ है नहीं। जब तक पैसा था तब तक खाते थे, जब पैसा खत्म हो गया तो हम लोग जो भी बचा हम सब रास्ते में खाते निकल जाएंगे साइकिल से। साइकिल पे कितना देर समय लगेगा? सर चलेगा 10-15 दिन चलेगा। यहाँ लॉकडाउन से बढ़िया तो चलते रहेंगे हम लोग। ये स्थिति अब कब कितनी दिन तक बने रहेगी? कई लोगों ने ये कहा है कि काफी समय भी निकल गया है, अब तक कोई पैकेज आ जाना चाहिए था या एटलीस्ट अब तक एक ब्लूप्रिंट बाहर आ जानी चाहिए थी। यदि आप लॉकडाउन के समय पे आप पैकेज कुछ भी करो, लेकिन इकोनॉमी लॉकडाउन में है, एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं। एसएमईज के लिए सबसे अहम है उनका जो लिक्विडिटी का सिचुएशन। और लिक्विडिटी का सिचुएशन क्योंकि जब लिक्विडिटी नहीं होती है उसके चलते जो है कंपनियों को, छोटी कंपनियों को, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए सरकार ये उनकी लिक्विडिटी पे काफी उसका अध्ययन किया है, उसका स्टडी किया है और पैकेज में उसके लिए एक्चुअली कदम भी सोचे जा रहे हैं। और आप जब पैकेज आएगी तब उस पर देखेंगे। आप कब आएगा ये पैकेज? हम उसको कब इसका शीघ्र ही एक्सपेक्ट करें? क्या हम 3rd मई के बाद एक्सपेक्ट करेंगे उसको या फिर 3rd मई से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शीघ्र ही आएगा। 3 मई के बाद की जो दुनिया है उसमें प्रोफेसर सुब्रमण्यन की एडवाइस क्या है? हमें ग्रेडेड फैशन में धीरे धीरे करके काफी ध्यान से हमें लॉकडाउन निकालना पड़ेगा। जैसे हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स पे एक्चुअली हमें लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। जिन सेक्टर्स में इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस जो ज्यादा होते हैं तो उन सेक्टर्स में सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको हमें एक्चुअली शायद थोड़ा पेकिंग ऑर्डर में उसे नीचे रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो सेक्टर्स जिनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को ऑन अ परसेंटेज बेसिस ज्यादा है, ये 3 पैरामीटर उसको ध्यान में रख के हमें एक्चुअली जो रणनीति है वो बनानी पड़ेगी। हमारा इरादा है कि 18 मई से खुदरा व्यापार, म्यूजियम और लाइब्रेरी को फिर से खोला जाए। 1 जून से हम कैफे, रेस्तरां, सलून, हेयर ड्रेसर, मसाज सेंटर और ब्यूटी केयर को खोलना चाहते हैं। बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिली है। शर्त इतनी है कि उनके साथ कोई वयस्क होना चाहिए। मैं जानता हूं ये मुश्किल है और मैं भी अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाना चाहता हूं, लेकिन मैं ब्रितानी लोगों की कोशिशों और बलिदान को एक झटके में बर्बाद नहीं कर सकता। मैं वायरस के दूसरी बार फैलने का जोखिम नहीं ले सकता जिसमें बड़ी जनहानि हो और NHS पर दबाव बढ़े। भूख से व्याकुल और महीनों से समुद्र में फंसे ये रोहिंग्या जान बचाने के लिए महफूज ठिकाना तलाश रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ किनारे पर पहुंचे इन रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव को मलेशिया ने इस डर से लौटा दिया कि इनसे देश में कोरोना वायरस फैल सकता है। ऐसे सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश के तटरक्षकों ने बचाया। उन्होंने बताया कि कैसे दर्जनों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें समुद्र का खारा पानी पीना पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक रास्ते में मरने वालों के शव को समुद्र में ही फेंक दिया गया। मोहम्मद ने इस खतरनाक सफर के लिए उधार लेकर तस्करों को पैसे दिए थे। मोहम्मद ने बताया कि शिविर में काम नहीं मिलने पर वो ठसाठस भरी नाव पर सवार हुए थे। वहाँ खाने की दिक्कतें थीं और वो बीमार पड़ गए। उन्हें 2 बार मलेशिया से लौटा दिया गया। अब वो उदास हैं और भाग्य को कोस रहे हैं। वो बताते हैं कि अभी सैकड़ों अन्य शरणार्थी उन नावों में फंसे हैं जिन्हें मलेशिया से लौटा दिया गया।
बीबीसी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पूछा कि क्या वे शरणार्थी लौट सकते हैं। आप उन नावों को वापस भेज देंगे? ये मुश्किल सवाल है क्योंकि हम लोगों को मरते नहीं देखना चाहते, लेकिन ये अकेले बांग्लादेश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो धरती के ऐसे सभी लोगों की देखभाल करे जो बिना मुल्क के हैं। आप अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नेताओं से भी तो सवाल करिए। अब इनकी मदद कौन करेगा? कोरोना की वजह से दुनिया अपनी सरहदें बंद कर रही है। ऐसे में इन रोहिंग्या लोगों को उम्मीद है कि दुनिया के देश उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देंगे। 5 साल पहले नेपाल में आए भूकंप का आंखों देखा हाल बीबीसी संवाददाता की जुबानी। हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि ये भूकंप है। हमें लगा ये एक एवलांच की वजह से खुम्बू ग्लेशियर हिल रहा है। हमारा पहला रिएक्शन था हम रस्सी पकड़ के नीचे बैठ गए। पूरा ग्लेशियर हिल रहा था, हर साइड से एवलांचेस टूट रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत सही थी कि वो एवलांचेस क्रेवासेस में जा रहे थे। जिस ग्लेशियर पे हम चल रहे थे वो ग्लेशियर टूट रहा था, बहुत सारे नए क्रेवासेस खुल गए थे। मेरे सामने एक 90 डिग्री का रिज था। जो ही हम उस रिज के निचले हिस्से में पहुंचे तो मेरे दाएं साइड से एक बड़ा एवलांच हमारी तरफ आ रहा था। यह सफ़ेद धूल का एक विशाल पर्वत जैसा था। तब मुझे लगा कि ये एवलांच हम सबको उड़ा ले जाएगा और शायद ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। उस एवलांच के हम सब में से गुजर जाने के बाद जब मैंने आंखें खोली और मैंने आसपास देखा, सारे लोग एक सफ़ेद बर्फ की चादर के अंदर ढके हुए थे। सारे लोग उछल रहे थे, खुश थे, कुछ के आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। उसके बाद टीम लीडर रणवीर सिंह जम्वाल ने हमसे कहा कि 25 अप्रैल हम सब की ज़िंदगियों का एक दूसरा जन्मदिन होगा, और अभी भी सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं। का आना बंद है, ऐसे में वहां नहर के पानी में दूसरे पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। ये पहली बार है जब वेनिस में पानी के नीचे रहने वाले जीव और पेड़ पौधे साफ साफ नजर आ रहे हैं। आमतौर पर यहाँ हजारों नावें, टैक्सी या गोंडोला चलती रहती हैं, लेकिन अब धूल और मलबे के तल पर बैठ जाने से मरीन साइंटिस्ट को ये सारे जीव नजर आने लग रहे हैं और इंसानों की गैर मौजूदगी में समुद्री जीव अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं।